स्वागत है आपका जेएस स्टूडेंट चैनल पे। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। आरआरबी के द्वारा पैरामेडिकल वैकेंसी नोटिफिकेशन नंबर 4/2024। ये चीज़ ध्यान रखना होता है आपको किसी भी ईमेल या नोटिस के लिए। 1/2024 जो है वो आपका एलपी के लिए है, ठीक है। 2/2024 जो है वो टेक्नीशियन के लिए है। 3/2024 जो है जेई के लिए है। 4 जो है पैरामेडिकल के लिए है। अब उम्मीद किया जा रहा है कि 5/2024 जो है वो एनटीपीसी के लिए और 6/2024 जो है वो आरआरसी ग्रुप डी के लिए है। तो आइए इसमें हम लोग फुल डिटेल देखेंगे कि क्या क्या इसके क्राइटेरिया हैं, कब से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस जोन में कितने सीट हैं, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये रहा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 4/2024 रिक्रूटमेंट वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल मेडिकल, ठीक है ना, पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए। आप यहाँ पे देखिए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 17 अगस्त से, ठीक है ना। 17 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट फी 16/6, यानी कि लगभग 1 महीना का आपका समय है, ठीक है ना। 1 मंथ का समय मिलता ही है। तो 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आपके ये ऑनलाइन प्रोसेस होंगे फॉर्म के, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि डेट ऑफ करेक्शन के लिए इतना डेट दिया गया है करेक्शन के लिए। प्लीज नोट डिटेल फील्ड द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म द चूज आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जो भी आप आरआरबी एक बार सेलेक्ट कर लेंगे उसको आप फिर दोबारा मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए पोस्ट, चूँकि सीट का सबसे बगल में है, यहाँ पे ग्रेड पे है। तो लेवल 7 के 2 जॉब है, डाइटिशियन लेवल 7 और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है ना। आप यहाँ पे ग्रेड पे देख सकते हैं 44,900। फिर ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी है 6 लेवल, कितने सारे पोस्ट है। क्लिनिकल है, डेंटल है, आपका डायलिसिस टेक्नीशियन है, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, इसमें कुछ 26 सीट है। 713 सीट है जो आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इसी 2 पोस्ट के लिए है, ठीक है। आगे देखिए लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, फिर आपका यहाँ पे है फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, फिर कैथ लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड, इसका भी 246 सीट है। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड का, ठीक है ना, ये लेवल 5 का जॉब है, 29,200 ग्रेड पे, ठीक है ना। फिर स्पीच थेरेपी लेवल 5 का है, यहाँ पे 1 सीट है। 1 सीट पे आपको जिन्हें भी स्पीच थेरेपिस्ट बनना होगा वो आपका देख ले पहले किस बोर्ड में एक सीट है और यहाँ पे आप अप्लाई करें, ठीक है। रेडियोग्राफर एक्स टेक्नीशियन जो है ये भी लेवल 5 का जॉब है और 64 सीट है यहाँ पे। और मेडिकल कैटेगरी भी पूरा दिया हुआ है। फील्ड वर्कर है, ठीक है ना, लेबोरेटरी असिस्टेंट है। तो ये सब सारी चीज़ें दिए गए हैं। तो आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पे लेवल है, इनिशियल पे लेवल आपका मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया कि इससे, चूँकि आप देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड जानते हैं कि A1 से शुरू होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। तो A1 सबसे हाई रेंज होता है, 6/6 चाहिए इसमें आपको, राइट एंड लेफ्ट दोनों आई, ठीक है ना। ये ज़्यादातर जो है LP के लिए डिमांड में होता है, LP क्राइटेरिया फुलफिल करता है 6/6, ठीक है। 6/6 चाहिए इसमें, 6/6 राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो उसके बियॉन्ड में डाउन जाते हुए यानी कि 6/9 या 6/6 विथ ग्लास विदाउट ग्लास, तो ये सब का क्राइटेरिया होते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड में, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है क्राइटेरिया दिया हुआ है। एलिजिबल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड द डिटेल्स फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको जो भी डिटेल है वो सब आपका इंक्लूड कर देना है। आपका यहाँ पे क्रूशियल डेट जो है आपका जो लोग कैटेगरी में आते हैं SC ST OBC EWS या EWS या फिर EBC, स्टेटस ऑफ एनी अदर बेनिफिट, फी कंसेशन ऑनलाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सबमिट करना है मेडिकल फिटनेस के लिए। यहाँ पे एज लिमिट देख लीजिए 1/1/2025, द लोअर एंड द अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब द ईच अदर। यहाँ पे आपका पारा 5.1 में दिया गया है कितना आपका किसका किसका एज होना चाहिए। फिर यहाँ पे ड्यूरिंग एप्लीकेशन के बारे में है, तो जस्ट एप्लीकेशन प्रोसेस आपको करना है। फिर अभी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए। नेगेटिव मार्किंग देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर। CBT ऑनलाइन होगा। एक ही स्टेज का एग्जाम है इसमें, एक ही स्टेज का एग्जाम है, सिंगल स्टेज एग्जाम है, सिंगल स्टेज, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो अभी ये ऑनलाइन अप्लाई हो गया और आपका डेट का भी हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे किस पोस्ट में कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपका फ्री ट्रेन फैसिलिटी है, तो ये आपको SC एंड ST कैंडिडेट के लिए ऑन रिक्वेस्ट पे ये दिया जाता है, सभी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए अभी हम लोग यहाँ पे देख लीजिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। मेडिकल फिटनेस का क्राइटेरिया देखिए, B1 फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, C1 फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, C2 भी फिजिकली फिट। यहाँ पे जो है B1 में देखिए 6/9 चाहिए और एक आँख आपका 6/12 भी होगा तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, विथ या विदाउट ग्लास, ठीक है। पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीड 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नियर विजन यहाँ पे सब आपका दिया हुआ है। और C1 कैटेगरी में देखिए आपका 6/12 और 6/18 चलेगा विथ या विदाउट ग्लास, ठीक है। और C2 कैटेगरी के लिए 6/12, 6/12, 6/12, ठीक है, नील विथ या विदाउट ग्लास। यहाँ पे देख लीजिए नेशनलिटी सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए, नेपाल भूटान, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे आ जाइए, एज लिमिट देख लीजिए। यहाँ पे एज ग्रुप जो है 18 से 33 के बीच है, ठीक है ना, फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरीज।
यहाँ पे देख लीजिए 2/1/1992 अपर एज लिमिट है, लोअर एज लिमिट है, ठीक है। 18 से 36, 19 से 36, 20 से 36, 20 से 38, 43, 20 से 21 से 33, 21 से 43, ठीक है। तो जिस भी पोस्ट आप एलिजिबल है यहाँ पे अपना मेंशन करके एक बार देख लीजिए कि किसमें आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे है लोअर एज लिमिट, इससे पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 1/1/2007 से पहले का नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आप यूआर कैटेगरी में है तो 2/1/92 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और 2/1/1989 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और SC/ST में 2/1/1987 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट, ठीक है। अब आ जाइए, और उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि जो रिलैक्सेशन है यहाँ पे 5 साल 3 साल इस तरह से आपको मिलते हैं, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन देख लीजिए। मोड ऑफ पेमेंट, ये तो पेमेंट आप ऑनलाइन ही करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। और जो भी इसका प्रोसेस है वो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपना मेल और मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है बार बार, ताकि हमसे फॉरगेट हो गया, ये नहीं हुआ, तो मेल और मोबाइल नंबर को अपने पास रखना है ताकि आप अपना देखते रहें, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, ठीक है, केवल ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए देयर शेल बी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द ऑल नोटिफाइड कैटेगरी, ठीक है ना। सभी के लिए CBT टेस्ट होगा। CBT या ऑनलाइन एग्जामिनेशन फिक्स्ड बाय द RRB एंड विल बी इमिटेड द एलिजिबल कैंडिडेट टू कोर्स रिक्वेस्ट पोस्टपोन्ड एग्जामिनेशन एंड चेंज सेंटर वेन्यू विल नॉट बी इंटर्ड एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी कंडीशन में आपका CBT और वेन्यू चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज CBT, ठीक है, विल बी ऑफ 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम है, ड्यूरेशन फॉर 100 क्वेश्चन एंड 120 मिनट्स फॉर PWD, ठीक है ना। जो PWD है, ठीक है ना, फिजिकली हैंडीकैप्टेड, उनके लिए 120 मिनट है। हु आर अवेलेबिंग फॉर द स्क्राइब फैसिलिटी, जो स्क्राइब लेके जाते हैं अपने साथ, ठीक है ना। तो आपका सिंगल स्टेज का एग्जाम है, सिंगल स्टेज, ठीक है ना। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय है। टोटल क्वेश्चन कितना है? 100 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपका सेक्शन वाइज मार्क्स, सेक्शन वाइज नंबर, क्वेश्चन मार्क्स एंड डिटेल नाउ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या क्या इसका रहेगा सेक्शन में। तो आपका जो है प्रोफेशनल एबिलिटी जिससे रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 70, यानी 70 मार्क्स अलाउड है आपको, जिस भी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है ना, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन होंगे 70। जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे 10, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। फिर जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि मैथ रीजनिंग आपको होंगे 10, यह भी 10 नंबर का है। और जनरल साइंस होंगे 10, ठीक है ना, ये 10, यानी टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 हो जाएंगे, ठीक है। टाइमिंग आपको कितना मिलेगा? 90 मिलेगा, ठीक है, 90 मिनट का है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए नेगेटिव भी है, 1/3 है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको DV मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो नॉमिनेशन का प्रोसेस, अगर एक से ज़्यादा अगर शिफ्ट में हुआ तो वहाँ पे होगा, फिर आपको DV होगा, फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आगे कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए, ठीक ना, कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। तो पहला नंबर है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, लेवल 7 का है, 44,900 ग्रेड पे है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 से बिलो नहीं चाहिए। C1 लिखने का मतलब C1 से बिलो नहीं चाहिए, यानी कि C2 यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। C1 लिखने का मतलब C1 से बिलो नहीं चाहिए, यानी कि ऊपर A1 A2 B1 B2 C1 तक चलेगा। लोअर एज लिमिट कितना है? 20 है। मैक्सिमम कितना है? 43 है, ठीक है। और यहाँ पे सब देख लीजिए अपना VI HI LD OD ND, तो यहाँ पे वैकेंसी नहीं खाली है तो नो लिखा हुआ है, यानी कि वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है, एलिजिबल नहीं है इसलिए नो है वहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन ये होगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ड ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग इन मिडवाइफ फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग, या इसमें से या आपका BSc नर्सिंग। नोट द इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज ऑल्सो लेट डाउन सर्टेन स्पेशल कंसेशन फॉर द एबव कोर्स, यानी कि आपका यहाँ पे मिडवाइफ का कोर्स आपका होना चाहिए, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का, या फिर आप BSc नर्सिंग अगर हो, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे काउंसिल से होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन रहा। फिर यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट क्वालिफिकेशन कार्डिक टेक्नीशियन का, ये लेवल 4 का है, 25,500 आपका इसका ग्रेड पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, 18 से 36 है, ठीक है ना, लोअर एंड अपर एज लिमिट। यहाँ पे देखिए हायर सेकेंडरी 10+2 इन साइंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। आपका 10+2 में साइंस होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, या डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजिस्ट लैब, ठीक है, आपका यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए कार्डियोलॉजी से, ठीक है। होल्टर एंड TMT कैंडिडेट ट्रेंड इकोकार्डियोग्राफी इज प्रीफरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लेवल 6 का है, ये आपका 35,400 इसका बेसिक पे है। B1 कैटेगरी चाहिए, B1 से नीचे नहीं चाहिए, 18 से 36 का होना चाहिए लोअर से अपर एज लिमिट। इसमें आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में या सोशल साइकोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर कोई मास्टर डिग्री किया हुआ क्लिनिकल साइकोलॉजी से या सोशल साइकोलॉजी से तो आप इसमें एलिजिबल हैं।
आगे आ जाइए, ECG टेक्नीशियन लेवल 4 का है, C1 चाहिए, 18 से 36 एज, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इतने सारे इसका पैमाना है। 10+2 या ऑब्लिक इन ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन ECG लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी, ठीक है ना, ऑफ ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट। नोट सर्टिफिकेट शुड बी ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन एंड एबव ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आपका पूरा फुल प्रोसेस है, ठीक ना। फिर आगे देखिए, आगे फील्ड वर्कर लेवल 2 का पोस्ट है 19,900। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए मिनिमम, 18 से 33 तक एज चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए 10+2 स्टेज इन साइंस विथ बायोलॉजी या केमिस्ट्री, ठीक है ना। आप अगर 10+2 साइंस बायोलॉजी से किए हैं तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री आपका उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। 10+2 स्टेज इन साइंस विथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी या केमिस्ट्री आपका होना चाहिए सब्जेक्ट। आगे देखिए यहाँ पे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर 126 पोस्ट है, ये पोस्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। लेवल 6 का पोस्ट है 35,400, लेवल 6 मतलब स्टेशन मास्टर के करीब करीब है। C1 से मेडिकल स्टैंडर्ड कम नहीं होना चाहिए, 18 से 36 चाहिए इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये एलिजिबल है, यहाँ पे नो है, यहाँ पे यस है, ठीक है ना। तो ये आप ऊपर में यहाँ समझ सकते हैं MD, ठीक है ना, MD के लिए नो है। तो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए देखिए क्या क्वालिफिकेशन है। BSc हैविंग स्टडी केमिस्ट्री एज मेन, ठीक है, एज मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वाइल अंडरटेकिंग द कोर्स प्लस 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। BSc हैविंग स्टडी केमिस्ट्री एज मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वाइल अंडरटेकिंग द कोर्स प्लस 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ या सैनिटरी इंस्पेक्टर या 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवार्डेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है। या दोनों में से आपके पास BSc केमिस्ट्री तो होना ही चाहिए मेन स्ट्रीम या ऑप्शनल सब्जेक्ट में, और साथ में आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का आपका यहाँ 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या NTC का आपका यहाँ पे ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे है पोस्ट नंबर 7 लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 3 का 21,700 पोस्ट है। B1 मेडिकल कैटेगरी चाहिए, मिनिमम B1 चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1836, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए इतना आपको पूरा क्वालिफिकेशन है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे क्वालिफिकेशन चाहिए। 10+2 स्टेज इन साइंस प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT या सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एज अपर विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये सब इतने सारे कंडीशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं आप इसको अप्लाई कर देंगे। आगे देखिए 8 नंबर पे है परफ्यूनिस्ट लेवल 6 35,400 B1 कैटेगरी 21 से 43, ठीक है। यहाँ पे है आपका BSc विथ डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी या BSc विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कार्डियो पंप टेक्नीशियन, ठीक है ना। तो ये आपको उसके लिए चाहिए। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 लेवल 6 का है 35,400, C1 चाहिए 1836, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए आप बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम ए गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल विथ एटलीस्ट 100 बेड्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे MD OS वाले कैंडिडेट आपने देख सकते हैं। यहाँ पे जो लोग अलाउ, यहाँ पर जो नो लिखा है वहाँ पर अलाउ नहीं है, नो के लिए, बाकी यहाँ पे अलाउ है, यहाँ पे यस है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है 10 नंबर रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन लेवल 5 29,200 B1 मेडिकल कैटेगरी चाहिए। B1 मिनिमम होना चाहिए, A1 A2 B1 यहाँ तक चाहिए, B2 नहीं चलेगा। 19 से 36 साल तक एज होना चाहिए, मिनिमम 19 मैक्सिमम 36। यहाँ पे देख लीजिए आप एक्सरे टेक्नीशियन 10+2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड, या नहीं है, ध्यान रखना है आपको, एंड है यानी कि दोनों चाहिए आपको। 10+2 से फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका होना चाहिए, प्लस में आपका डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी या फिर 2 ईयर कोर्स ऑफ, तो ये आपका स्पेशल कोर्स जो भी किए होंगे वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन का, ठीक है। आगे देखिए फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड लेवल 5 29,200 C2 20 से 38 चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए आप 10+2 इन साइंस या इट्स इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 या फिर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी आप किए हो तो इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। आगे आ जाइए डायलिसिस टेक्नीशियन लेवल 6 का है 35,400 B1 20 से लेकर 36 तक एज चाहिए इसमें, मिनिमम से मैक्सिमम। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, BSc प्लस ए डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस होना चाहिए या फिर 2 ईयर का आपका यहाँ पे कोर्स होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे 13 नंबर पोस्ट है जो ऑप्टोमेट्रिस्ट लेवल 4 का है 25,500 B1 मेडिकल कैटेगरी 18 से 36 चाहिए इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए इसके लिए भी वही एक्सपीरियंस चाहिए, BSc इन ऑप्टोमेट्री इन डिप्लोमा, ठीक है ना। जो यहाँ पे किए होंगे वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे है 14 नंबर पोस्ट लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट लेवल 6 का है 35,400 B1 18 से 36, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए
बीएससी होना चाहिए विथ बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस, या बीएससी विथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज ए मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट या सब्सिडरी सब्जेक्ट, या इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT इक्विवेलेंट, या बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इतने जो भी पोस्ट ये कोर्स किए होंगे वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक ना। ये आपका है लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है। आगे देखिए डेंटल हाइजीनिस्ट, ठीक है, लेवल 6 का है, 35,400 C2 मेडिकल चाहिए 18 से लेकर 36 तक। फिर यहाँ पे इसके लिए एक्सपीरियंस देख लीजिए, यहाँ पे इसका जो क्राइटेरिया है, डिग्री साइंस बायोलॉजी होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स 2 ईयर इन डेंटल हाइजीन चाहिए यहाँ पे, रजिस्टर्ड विथ डेंटल काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल हैं जो भी यहाँ पे बायोलॉजी से किए हैं या फिर कोई डिप्लोमा किया हो डेंटल हाइजीन से, ठीक ना। आगे देखिए डाइटिशियन का है, लेवल 7 का पोस्ट है, 44,900 पोस्ट है, C2 है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइटिशियन का देख लीजिए क्या पोस्ट चाहिए, BSc साइंस होना चाहिए आपका विथ पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन डाइटिशियन होना चाहिए या फिर BSc होम साइंस होना चाहिए प्लस MSc होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन से, ठीक है। आगे देखिए 17 नंबर पोस्ट कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियो है, 35,400 लेवल 6 B1 चाहिए, 18 से 36 एज चाहिए, 18 से 36 के बीच में, BSc एंड डिप्लोमा फ्रॉम ए रिप्यूटेड कार्डिक लैब इन कार्डिक प्रोफेशनल, ठीक है ना। इससे रिलेटेड जो भी कोर्स है वो एलिजिबल है यहाँ पे। फिर 18 नंबर पे है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है ना, लेवल 6 का है, C1 मेडिकल 18 से 36 चाहिए, और यहाँ पे 10+2 विथ साइंस एंड डिप्लोमा या डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका है आगे ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपी और स्पीच थेरेपिस्ट, यहीं तक लास्ट है, 20 पोस्ट है टोटल। तो ये दोनों का देख लीजिए एक साथ। बैचलर डिग्री इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज में चाहिए या फिर इसमें चाहिए BSc इन डिप्लोमा इन ऑडियो स्पीच थेरेपी। तो ये रहा आपका टोटल पोस्ट, एज, पे स्केल, मेडिकल स्टैंडर्ड, क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब जिन्हें भी फॉर्म अप्लाई करना है वो यहाँ पे अपना देख सकते हैं कि किस पोस्ट में किस जोन में कितने सीट हैं, वहाँ पे जाकर अपना अप्लाई करेंगे। तो RRB अहमदाबाद है, प्रयागराज है, अजमेर है, तो ये आपको नोटिफिकेशन में अपने अकॉर्डिंग जाकर देखना है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और कहाँ पे आप एलिजिबल है, चूँकि हर जोन में वो सभी पोस्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आपका है RRB भुवनेश्वर, यहाँ पे केवल आपका हेल्थ एंड मलेरिया का है, तो UR में एक है, SC में एक है, तो ये आपको देखना होगा ध्यान से, ठीक ना, फॉर्म भरने से पहले। यहाँ पे पूरा है, RRB चंडीगढ़ है, चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, श्रीनगर है, कोलकाता है, ठीक है, मालदा है, RRB मुंबई है, ठीक ना, RRB मुजफ्फरपुर देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में मात्र 2 ही पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 11, और एक फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, ठीक है ना, ये सेंट्रल रेलवे में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर वाले में कितने कितने हैं। तो यहाँ पे 3 है, 3 में भी आपका एक SC, एक ST, एक OBC, EWS 0 है, और सुपरिटेंडेंट में 7 है, 1 2 ऐसे करके, ठीक है। फिर RRB पटना में देख लीजिए, पटना में इतने सारे पोस्ट हैं, ठीक ना, हेल्थ एंड मलेरिया है, लेबोरेटरी है, फार्मासिस्ट है, तो ये सब है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है, फार्मासिस्ट है, तो ये सब है। फिर सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी है। तो आपको फॉर्म अप्लाई के पहले एक बार अच्छे से आपको देखना होगा कि किस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, फिर आप किस बोर्ड में आप भरना चाहते हैं, किस RRB में। तो इसी के साथ देखते रहें GS स्पिरिट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चाहें तो यहाँ पे सिलेबस को भी एक बार आप अच्छे से देख सकते हैं, अपना जो पोस्ट है, ठीक ना, स्पेशल कैटेगरी करके दिया गया है सिलेबस में, ठीक ना। तो ये आपका एनेक्सर C में है, पेज नंबर 28 पे, तो वही है, और जिसमें स्पेशलाइजेशन होगा तो उससे तो क्वेश्चन आएंगे ही। तो इसी के साथ देखते रहे GS स्पिरिट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।